and other listeners, आज एक सप्ताह के बाद, एक एंड के बाद, संडे के बाद हम फिर ज्वाइन कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ सब फ्रेश हैं और इस क्लास को, इस सेशन को आप एंजॉय करेंगे। आज हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में मैं आपके साथ हूँ, प्रज्ञा सिन्हा, पीजीटी हिस्ट्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से। मेरे साथ हैं डॉक्टर हरिता अरोड़ा, लेक्चरर हिस्ट्री, जो हमारी टीम कोऑर्डिनेटर भी हैं और कोर एकेडमिक यूनिट DOE दिल्ली से हैं। साथ में डॉक्टर विनोद यादव, SBBT BT ब्लॉक शालीमार बाग से, नीता सिंघल SKB ब्लॉक अशोक विहार फेज 1 से, और सविता RSKB नंबर 2 शकरपुर से। तो नीता सिंघल मैम और सविता मैम बेटा आपके साथ रहेंगी यूट्यूब पे, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए। हम आते हैं, हम उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हैं जिनसे हमने, जिन सोर्सेस से हमने अपनी पूरी लेसन को, सेशन को तैयार किया है। साथ में यदि कोई प्रस्तुति में विसंगति या भूलवश कोई त्रुटि हो जाती है तो उसे हम तदनुसार सुधार करेंगे उसका अगले आने वाले सेशंस में। तो शुरू करने से पहले विद्यार्थियों, आपके लिए निर्देश, ध्यान से देखें बेटा। पहला निर्देश ये है कि यदि आपको ठीक से दिखाई या सुनाई ना दे तो स्क्रीन को रिफ्रेश करें। रिफ्रेश आइकन आपके पास आ रहा है, आपको दिक्कत नहीं होगी। दूसरी, कक्षा को पूरी स्क्रीन में देखें। वीडियो विंडो को नीचे दाएं कोने पर स्क्वायर है, उसको आप बेटा क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन फुल स्क्रीन हो जाएगी और आपको देखने में बहुत मदद होगी। तीसरा, चैट बॉक्स का प्रयोग केवल और केवल डाउट पूछने के लिए करें। तो डाउट क्लियर करने के लिए मेरे दो साथी आपके साथ हैं। सेशन के दौरान कहीं भी आपको किसी भी तरह की कोई बात समझ में नहीं आती है या किसी शब्द से आपको को समझना है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो चलिए बेटा, फॉर्मली क्लास शुरू करने से पहले आते हैं आपके पिछले हफ्ते के रिस्पॉन्सेस पे और देखते हैं किन बच्चों के धड़ाधड़ हमारे पास रिस्पॉन्स आए थे। और ओवर टू यू हरिता मैम फॉर दिस। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब की बार जो आपके रिस्पॉन्सेज हैं आप ऊपर देख सकते हैं 38,502 रिस्पॉन्सेज जो हमें मिले हैं, जो कि बहुत ही अच्छा पता लगता है कि आप लोग बहुत संख्या में उत्साहित होकर के, क्लासेस से उत्साहित होकर के आप लोग आंसर्स दे रहे हैं। और बच्चों, इसको जारी रखिए, ये संख्या और बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये केवल आपके नाम यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते हैं वो तो अच्छा लगता ही लगता है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको खुद भी, जब आपके पास 10 आउट ऑफ 10 आप अचीव कर पाते हो तो आपको लगता है कि आपने क्लास से कुछ सीखा है। तो चलिए, सबसे पहला नाम जो जिस बच्चे ने फास्टेस्ट सबसे पहले और विद एक्यूरेसी के संग किया है वो है सोनाली फ्रॉम GSKV खंजावाला। नंबर 2 पर है निशा परवीन GG SSS नंबर 1 ईस्ट ऑफ कैलाश से। तीसरे नंबर पर है नम्रता SKV विजय एनक्लेव से। और चौथे नंबर पर रोहित कुमार वेरी गुड गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोरगढ़ दिल्ली से। पांचवें नंबर पर मुकेश SBV नरेला से। छठे नंबर पर है शिल्पी SKV पीरागढ़ी से। सातवें नंबर पर रोहन झा RPVV सेक्टर 21 रोहिणी से। आठवें पर है राखी GG SSS नंबर 1 घोंडा से। और 9वें नंबर पर है अबरार GB SSS दयालपुर से। और 10वें नंबर पर है हर्ष सक्सेना GSV लैंसर रोड से। वेरी गुड बच्चों, कीप इट अप, कीप इट गोइंग और करते रहिए। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपका नाम यहाँ पर रिफ्लेक्ट करे, और ये कप वर्चुअली ही सही, लेकिन पूरा दिल्ली देख रही है, तो वर्चुअली ही सही ये कप आपका होगा। तो ओवर टू यू प्रज्ञा मैम। यस हरिता मैम, तो बेटा एक बार फिर सबको शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ विशेस, ताकि आप जल्दी से आंसर करें इस बार और अगली बार आपका नाम स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो। तो चलिए बेटा, अब हम अपनी यात्रा पर निकलते हैं। आज हम थीम 7 के साथ चलेंगे और थीम 7 है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो विजयनगर, जैसा कि आप अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, लेसन 6 में आपने भक्ति सूफी परंपरा के तहत अपने हमारे नॉर्थ और साउथ दोनों में उत्पन्न होने वाली भक्ति सूफी परंपराओं के विषय में पढ़ा। तो इसी साउथ की यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं अपना, और
आज हम देखते हैं विजयनगर साम्राज्य की ओर, जो एक बहुत ही प्रभावशाली हिंदू साम्राज्य अपने समय का रहा है। इसका कालखंड था 14 से लेके 16 शताब्दी तक। तो बेटा विजयनगर, इस टॉपिक में हम जो सब टॉपिक्स लेंगे वो है हम्पी की खोज, राय नायक तथा सुल्तान, राज्य का चरमोत्कर्ष तथा पतन, शासक और उनके व्यापारियों के साथ संबंध, विजयनगर शहर वो एक राजधानी भी थी तथा उसका परिवेश, राजकीय केंद्र वहां कैसा था, वहां के धार्मिक केंद्र किस प्रकार के थे, और अंत में बेटा हम बात करेंगे महलों, मंदिरों और बाजारों का अंकन इतिहासकारों द्वारा किस प्रकार किया गया। So students, today we will see the topics: discovery of Hampi, the Rayas, Nayaks and the Sultans, the apogee and decline of the empire, the kings and the traders, Vijayanagar city, the capital and its environs, the royal center, the sacred center, and plotting of places, temples, and bazaars within Vijayanagar by the historians and archaeologists. आज हम जिन टॉपिक पर बात करेंगे बेटा वो है भौगोलिक स्थिति, लोकेशन ऑफ विजयनगर, हम्पी की खोज, किस तरह विजयनगर शहर की खोज हुई, स्रोत, द वेरियस सोर्सेस फ्रॉम वेयर वी अंडरस्टैंड अबाउट विजयनगर, राजा और व्यापारी, the kings and the relationship with their traders, the administrative features, प्रशासनिक व्यवस्था वहां की कैसी थी, वहां का शासन कैसा था, साम्राज्य का चरमोत्कर्ष, the apogee of the empire, और साम्राज्य का पतन, the decline of the empire। तो आइए बेटा देखते हैं भारत के नक्शे पर विजयनगर साम्राज्य कहाँ स्थित था। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, मैंने पूरा भारत का नक्शा लिया है जो कि 1446 से 1520 का है, जो लगभग जो विजयनगर साम्राज्य जिस वक्त फला फूला था उस कालखंड का है। और ये पूरा अगर हम बड़े नक्शे पर देखें बेटा तो ये जो पूरा एरिया है ये विजयनगर है, और साथ में आपको विजयनगर शहर भी बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर करूंगी बेटा, विजयनगर साम्राज्य का नाम भी था और विजयनगर वहां की राजधानी यानी शहर भी था। तो हम देखते हैं बेटा विजयनगर को समकालीन लोगों ने कर्नाटक साम्राज्यमु के नाम से भी जाना, और इसे हम्पी के नाम से भी विजयनगर शहर को जानते हैं हम। और हम्पी नाम बेटा वहां की एक स्थानीय मातृ देवी थी, उनके नाम पर पड़ा, जिनका नाम था पंपा देवी। कहीं कहीं हम्पी का अर्थ बहुत बड़ा, पंपा का अर्थ बहुत बड़े के अर्थ में भी लिया गया, विशाल, बहुत बड़ा। तो आइए हम देखते हैं बेटा, आगे चलते हैं। विजयनगर की अगर हम भौगोलिक स्थिति को देखें तो हम पाते हैं कि विजयनगर दो प्रमुख नदियां जो है कृष्णा और तुंगभद्र। कृष्णा एक साउथ इंडिया की बहुत ही मेजर नदी है, बड़ी नदी है, और उसकी ट्रिब्यूटरी और सहायक नदी है तुंगभद्र। तो इन दो नदियों के पास बसा हुआ साम्राज्य है। तुंगभद्र नदी द्वारा यहाँ एक प्राकृतिक कुंड का निर्माण होता है। विजयनगर शहर को ग्रेनाइट की पहाड़ियों ने घेरा हुआ है, और ग्रेनाइट की जो पहाड़ियां हैं वो किस तरह का निर्माण करती है, वो एक कमरधनी की तरह है। करधनी, करधनी का अर्थ होता है बेटा वह आभूषण जो कोई भी नारी अपने कमर पे पहनती है। तो कहने का अर्थ है कि विजयनगर शहर को चारों ओर से ग्रेनाइट की पहाड़ियों से घिरा हुआ देखा जा सकता है, और इन पहाड़ियों से अनेक जलधाराएं जो है वो फूटती है और जाकर तुंगभद्र और कृष्णा नदी में जाकर मिलती है। तो ये विजयनगर की भौगोलिक स्थिति थी। अब हम देखते हैं कि अगर हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानना चाहते हैं बेटा तो हमें किन सोर्सेस पे डिपेंड करना पड़ेगा, या इतिहासकारों ने और जो हमारे पुरातत्ववेत्ता है उन्होंने किन सोर्सेस को ध्यान में रखते हुए विजयनगर साम्राज्य का इतिहास लिखा। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का इतिहास बेटा उस समय के राजाओं द्वारा जो इंस्क्रिप्शंस थी या जो अभिलेख लिखे गए थे
उनके द्वारा उससे लिया गया, इंफॉर्मेशन ली गई। फिर उस समय जो राजा थे, जिन्हें राय कहा जाता था, या और नायक थे, उनके द्वारा मंदिरों को दान दिया जाता था। जब दान दिया जाता था तो उन्हें अभिलेखों में लिखा जाता था, उनका उल्लेख किया जाता था। तो इन उल्लेखों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। फिर राज्य के शासन के दौरान जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होती थी, उनको उनका उल्लेख किया जाता था, उन्हें अभिलेखों में दर्ज किया जाता था। उनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स यानी पुरातात्विक खोज, वहां पाए गए मंदिरों से और अन्य भग्नावशेषों से हमें जानकारी मिलती है। विजयनगर साम्राज्य जिस समय फल फूल रहा था, उस समय जो लिटरेचर, साहित्य लिखा गया, उस समय अनेक भाषाओं में साहित्य लिखा गया था। तो इन साहित्यों से हमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। और यहाँ आपको मैं बता दूं बेटा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि विजयनगर साम्राज्य जब फल फूल रहा था, अपने चरमोत्कर्ष पे था, तो अनेक यात्री जो थे वो विदेश से यहाँ आए थे। तो इन फॉरेन ट्रैवलर्स ने बहुत सारे अकाउंट्स लिखे, विजयनगर साम्राज्य की कई पहलुओं पर प्रकाश डाला, उनको इतिवृत्त के रूप में लिखा। और इसी इन्हीं से हमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। सो इस इतिहास की रचना करने में जिन यात्रियों के क्रॉनिकल्स को या इतिवृत्तों को बेटा हम पढ़ते हैं या इतिहासकार लेते हैं, उनमें से प्रमुख नाम है निकोलो दी कॉन्ती का, जो कि इतालवी व्यापारी थे, अब्दुल रज़ाक का, जो फारस के राजा के दूत थे, अफनासी निकितिन का, जो रूस के व्यापारी थे, दुआर्ते बारबोसा का, जो पुर्तगाली लेखक व अन्वेषक यानी कि एक्सप्लोरर थे, डोमिंगो पेस, जो पुर्तगाली लेखक व व्यापारी थे, और फर्नांडो नूनेस, जो एक पुर्तगाली अश्व व्यापारी भी थे, लेखक भी थे और अन्वेषक यानी एक्सप्लोरर भी थे। तो बेटा आप देख रहे हैं कि कई व्यापारी जो थे वो विजयनगर साम्राज्य में आए और उन्होंने विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और उसके बारे में लिखा। यहाँ मैं आपकी किताब से सोर्स 3 ले रही हूँ। सोर्स 3 में बेटा अ स्प्रॉलिंग सिटी, विशाल फैला हुआ शहर, ये विजयनगर साम्राज्य के बारे में डोमिंगो पेस, जो एक पुर्तगाली लेखक व व्यापारी थे, लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य को यदि मैं एक नजर में देखूं तो मुझे पूरा शहर या साम्राज्य दिखाई नहीं देगा, क्योंकि विजयनगर शहर ही अपने आप में रोम के शहर जितना बड़ा है। यहाँ पे लोगों की भीड़ भाड़ है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े उपवन हैं और फलों के बाग हैं। और अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो मैं देखता हूँ कि राजभवन के पीछे खजूर के बहुत बड़े बड़े बाग हैं। तो इस तरह बेटा उन्होंने विजयनगर शहर को, उसकी खूबसूरती को, उसकी प्रभुसत्ता को डिस्क्राइब किया है अलग अलग टाइम पर, जिसमें से एक सोर्स मैंने लिया है, आपका सोर्स 3। तो आशा करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। विनोद सर, हम आगे बढ़े। प्रज्ञा मैम, जी एक प्रश्न है कि इतिवृत्त और यात्रा वृत्तांत, और यहाँ पर जो है, क्योंकि ये लोग बाहर से आए थे, तो जो लोग बाहर से आए और जिन लोगों ने जो भी अपने अकाउंट्स छोड़े, वो या तो ट्रैवल अकाउंट्स या हिंदी में हम बोले तो यात्रा वृत्तांत कहलाते हैं। यानी कि निकोलो कॉन्टी या अफनासी निकिटिन है, डोमिनिको पेस है, न्यूनेस है, बरबोसा है, जितने ये लोग सब आए यहाँ पर, इन सभी ने अपने ट्रैवलर्स अकाउंट्स छोड़े हैं, यानी यात्रा वृत्तांत छोड़े हैं। और मुगलों के समय में इतिवृत्त यानी क्रॉनिकल्स की रचनाएं मुगलों के समय में स्टार्ट हुई थी। तो हाँ बेसिकली, सो ओवर टू यू। हाँ जी। तो बेटा इतिवृत्त है जब हम किसी भी चीज को कालक्रम के अनुसार लिखते हैं। तो जैसे 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 हर दिन आप बच्चे, बहुत सारे बच्चों की आदत होगी एवरीडे डायरी लिखने की। तो ये जो कालक्रम के अनुसार जब हम लिखते हैं बेटा, तो वो इतिवृत्त कहलाते हैं।
और जब हम ट्रैवलर्स अकाउंट्स यानी जब हम यात्रा के अपने वृतांत लिखते हैं, वो इतिवृत्त के रूप में भी हो सकते हैं, तो वो हमारे ट्रैवलर्स अकाउंट्स होते हैं। तो जितने भी यात्री आए समय समय पर, चाहे उन्होंने किसी भी देश की यात्रा की हो बेटा, वो उन्होंने अपने वृतांत लिखे और क्रॉनिकल्स यानी इतिवृत्त लिखे। तो बेटा हम देखते हैं इसमें से दुआर्ते बारबोसा ने भी लिखा था, और अब्दुल रज्जाक ने यहाँ की फोर्टिफिकेशन यानी किलेबंदी के बारे में लिखा था, जिसको हम आगे आगे आने वाली कक्षाओं में लेंगे। तो अब हम आते हैं बेटा हम्पी की खोज। तो यहाँ मैंने आपको पहले भी बताया कि हम्पी जो है वो विजयनगर शहर को ही कहा गया था। अगर आज हम हम्पी को देखने जाएं तो हम्पी हमें एक भग्नावशेष के रूप में, यानी हम वी विल फाइंड हम्पी इन द फॉर्म ऑफ रुइंस। कैसे ये एक रुइन के रूप में तब्दील हुआ, इसको हम आगे देखेंगे, आगे मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगी। तो 1800 ईस्वी में जो कर्नल कॉलिन मैकेंजी थे, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने हम्पी के अवशेषों पर प्रकाश डाला। कॉलिन मैकेंजी बेटा हमारे फर्स्ट सर्वेयर जनरल रहे हैं भारत के। आपके सोर्स बुक किताब के सोर्स 1 में इनके बारे में जानकारी दी हुई है। इन्होंने अपनी मृत्यु तक यहाँ पर भारत में अनेक सर्वे किए और लिखा। इन्होंने यहाँ के मानचित्र तैयार किए, इन्होंने हम्पी का मानचित्र भी, सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। ये एक बहुत बड़े अभियंता, इंजीनियर, मानचित्रकार यानी कार्टोग्राफर थे और सर्वेयर तो थे ही। तो हम देखते हैं बेटा कि विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी मंदिर जो कि विजयनगर शहर में स्थित है, वहां के पुजारियों से बात करके इन्होंने वहां के बारे में जानकारी हासिल की। फिर 1856 में चित्रकारों ने यहाँ के भवनों के चित्र एकत्र करना शुरू किया। यहाँ पे मैं एक नाम लेना चाहूंगी अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ का, जिन्होंने सर्वप्रथम यहाँ की फोटोग्राफी शुरू की और एक कैलोटाइप तैयार किया फोटोज का, जो एक आधार बना आगे चलकर विजयनगर साम्राज्य को समझने में इतिहासकारों द्वारा। अभिलेखकर्ताओं ने बेटा हम्पी के अन्य मंदिरों का भ्रमण किया और वहां से अभिलेख एकत्र किए। इतिहासकारों ने विदेशी यात्रियों के वृतांत भी जांचे, और हम जानते हैं कि बहुत सारे विदेशी यात्री यहाँ आए, तथा कई भाषाओं में जो वहां ग्रंथ लिखे गए थे, जिनमें तेलुगु, कन्नड़, तमिल व संस्कृत भाषाएं थी, इन भाषाओं के ग्रंथों से भी जानकारी को एकत्र किया। तो बेटा हम आगे चलते हैं। हम विजयनगर साम्राज्य को तब तक भली भांति नहीं समझ पाएंगे जब तक कि हम उसकी प्रशासन व्यवस्था पर नजर नहीं डालते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य बेटा मुख्यतः हिंदू साम्राज्य था, और इसकी स्थापना हरियर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 में की। और विजयनगर के जो शासक थे वो खुद को राय कहते थे, उन्होंने राय की उपाधि ली, जिनमें से एक बहुत ही प्रमुख नाम मैं ले रही हूँ, आप इनसे कोरिलेट कर पाएंगे, राजा कृष्ण देव राय। और ये इन राजाओं ने हिंदू सुरात्रन की उपाधि को भी धारण किया। हिंदू सुरात्रन जैसे कि हम अनेक कालों में पढ़ चुके हैं, राजा अपने आप को आम जनता से अलग दिखाने के लिए या ईश्वर के निकट अपना संबंध स्थापित करने के लिए उपाधियां धारण किया करते थे, या अपनी लीनिएज बताया करते थे। ठीक इसी प्रकार विजयनगर के राजाओं ने हिंदू सुरात्रन उपाधि को धारण किया। और सुरात्रन शब्द बेटा उस समय इनके जो पड़ोसी राज्य थे दक्कन सल्तनत, वहां के जो सुल्तान थे, तो सुल्तान शब्द से सुरात्रन शब्द लिया गया है। इसका संस्कृत मैं कहूंगी शब्द संस्कृताइजेशन किया गया है सुल्तान से सुरात्रन। तो ये उपाधि उन्होंने धारण की। और जो दक्कन के सुल्तान थे, जो उनके पड़ोसी राज्य थे, वो अपने आप को अश्वपति भी कहते थे, घोड़ों के स्वामी। और जो राय थे यानी विजयनगर के जो राजा थे, वो अपने आप को नरपति कहा करते थे। कहने का अर्थ है लोगों के स्वामी, नर यानी इंसान यानी लोगों के स्वामी।
तो बेटा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से पहले भी यहाँ पे राजाओं ने राज किया, और जिनमें दो प्रमुख थे, चोल शासक तमिलनाडु के और होयसाल शासक कर्नाटक के। तो इन दो शासकों ने साउथ इंडिया के जो साम्राज्य थे उनको अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। उनमें दे contributed to the development and they developed a very powerful states। ये दो बहुत ही पावरफुल स्टेट्स थे। तो विजयनगर जब साम्राज्य जब स्थापित हुआ तो विजयनगर शासकों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इसे और सुदृढ़ किया, और अपने समकालीन राजाओं से भी इन्होंने अपने संबंध बनाए। तो जो विजयनगर के शासक थे उनके जो पड़ोसी राज्य थे बेटा, उनके साथ विजयनगर साम्राज्य के शासकों के खट्टे मीठे संबंध में कहूंगी कि कहने का अर्थ यह है कि कभी वो उनके साथ उनकी मदद भी किया करते थे, और कभी कभी जमीन को लेकर जो बहुत उपजाऊ थी, तुंगभद्र और कृष्णा नदियों के आसपास की जमीन जो बहुत उपजाऊ थी, उसको लेकर कभी कभी संघर्ष भी इनके बीच में हुआ करता था। तो इनके पड़ोसी राज्य रहे गोलकुंडा, बीदर, बरार, अहमदनगर और बीजापुर। तो अगला जो प्रशासनिक शासन में जो अगला हम लेते हैं बेटा वो है नायक। तो हम देखते हैं प्रशासनिक व्यवस्था में राय, नायक, अमर नायक और सुल्तान ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। तो हम आते हैं नायक पे। नायक कौन थे बेटा? नायक सेना प्रमुख हुआ करते थे। वे साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करते थे, किलों पर नियंत्रण रखते थे तथा इनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे, सैनिक हुआ करते थे। ये बेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमणशील रहते थे। they used to wander from one place to another। why? they used to wander in search of fertile lands। यानी बसने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश में ये एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, और अमूमन ये तेलुगु और कन्नड़ भाषा बोलते थे। विनोद सर, मैं आशा करती हूँ यहाँ तक बात बच्चों तक पहुंची होगी। जी मैम, कुछ विद्यार्थी जो है ना अन्वेषण का अर्थ जानना चाह रहे हैं। अन्वेषण का अर्थ होता है एक्सप्लोरेशन। अगर हम इंग्लिश में शब्द लें एक्सप्लोर करना, यानी जब यात्री विदेशी यात्री भारत आए तो वो जगह राज्य में जिस भी साम्राज्य में जिस भी राजा के शासनकाल में आए वो जगह जगह घूमकर उन्होंने वहां की संस्कृति को, वहां के स्थापत्य कला को तथा राजा के प्रशासन को जानने और समझने की कोशिश की और उसको लिखा। तो अन्वेषक एक्सप्लोरर होते हैं। मार्को पोलो एक बहुत ही फेमस एक्सप्लोरर है, और आपने 11वीं क्लास में कोलंबस का नाम सुना ही होगा। तो ये एक्सप्लोरर रहे बेटा। जी सर, तो हम आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष रूप में मैम कहा जा सकता है कि अन्वेषण का अर्थ है खोजना, ढूंढना, यानी कि ऐसी अज्ञात वस्तुओं को या बातों को या स्थानों को या इमारतों का पता लगाना जो अब तक सामने नहीं आई है। सामने नहीं आई, जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रज्ञा मैम, धन्यवाद सर। प्रज्ञा मैम जी, कई बच्चों ने ये भी पूछा उसमें कि कर्नाटक साम्राज्य क्यों कहा गया, जबकि विजयनगर साम्राज्य अपने आप में नाम काफी है। ये विजयनगर साम्राज्य जो है बेटा वो इतिहासकारों ने इसको नाम दिया है। अगर हम लिटरेचर में जाएं, अगर हम उस समय के लिटरेचर को देखें तो जो समकालीन लोग थे, जो उस वक्त लोग थे, वो उसे कर्नाटक साम्राज्यमु कहते थे। तो साम्राज्यमु ये जो शब्द है बेटा ये कन्नड़ और संस्कृत में शब्द है जो कि उस समय के लिटरेचर में मेंशन किए गए हैं, लिखे गए हैं। तो हरिता मैम आई थिंक क्लियर होगा बच्चों को। Yes. और हम आगे बढ़े जी। बेटा अगला जो प्रशासन व्यवस्था में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे हैं वो है अमर नायक। ये जो अमर नायक प्रणाली थी बच्चों, ये विजयनगर साम्राज्य की मैं कहूंगी एक देन है हमारे तमाम इतिहास को, या मैं कहूंगी एक शासन व्यवस्था को जो कि एकता प्रणाली से प्रेरित है, जो उस समय दिल्ली सल्तनत में था। तो अगर हम टाइम पीरियड को लें
नॉर्थ के टाइम पीरियड को कनेक्ट करें साउथ के टाइम पीरियड से बेटा, तो उस समय दिल्ली सल्तनत की स्थापना थी और दिल्ली सल्तनत का शासन दिल्ली में चल रहा था और बाद में मुगलों का शासन आया और यहाँ विजयनगर साम्राज्य साउथ में फल फूल रहा था। तो अमर नायक सैनिक कमांडर होते थे। इनको राय या विजयनगर के जो राजा थे उनके द्वारा बेटा प्रशासन के लिए क्षेत्र दे दिए जाते थे। इन क्षेत्रों से अमर नायक कर वसूला करते थे। ये किसानों से, शिल्प कर्मियों से और व्यापारियों से कर वसूलते थे। इस कर को वो राजस्व के रूप में राजा तक भी पहुंचाते थे और इसका कुछ भाग वो अपने व्यक्तिगत उपयोग तथा घोड़े और हाथियों के दल के रखरखाव के लिए किया करते थे। कुछ भाग ये मंदिर और सिंचाई के साधन के रखरखाव के लिए खर्च करते थे। और हम देखते हैं कि विजयनगर शासकों को ये एक प्रभावी सैनिक शक्ति भी समय समय पर युद्ध के दौरान प्रदान किया करते थे। अमर नायक बेटा राजा को वर्ष में एक बार भेंट देने जाया करते थे। They used to give gifts to the rayas or the rajas of their area and ये गिफ्ट क्यों देते थे? ये गिफ्ट देते थे बेटा या उपहार दिया करते थे अपनी स्वामी भक्ति को व्यक्त करने के लिए। तो अपनी स्वामी भक्ति जो है वो कैसे व्यक्त करते थे? उपहार लेकर खुद राज दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। और हम देखते हैं कि राजा इन पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते थे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अमर नायक सैनिक कमांडर थे, उनके पास सशस्त्र सेना हुआ करती थी, उनके पास अश्व हुआ करते थे, उनके पास हाथी हुआ करते थे। तो इसका हम अंदाज लगा सकते हैं कि उनके पास वो शक्तिशाली हो जाते थे। और इसी को हम देखते हैं कि 17वीं शताब्दी में इनमें से कई नायकों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित किए। तो बेटा अब प्रशासन व्यवस्था में आगे आते हुए हम शासन व्यवस्था को देखते हैं कि विजयनगर की जो शासन व्यवस्था थी वो किस तरह रही। तो विजयनगर में बेटा 4 जो वंश थे वो उन्होंने शासन किया करीब 300 वर्षों तक। और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि पहला हरियर और बुक्का ने इसकी स्थापना की 1336 में और संगम वंश स्थापित किया। दूसरा वंश था सुलभ वंश जो कि सैनिक कमांडर थे पहले। जैसा कि हम अमर नायक जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा कि अमर नायक कई बार बहुत शक्तिशाली हो जाया करते थे। तीसरा वंश था बेटा तुलुप वंश जो कि वीर सिंह नरसिंह ने स्थापित किया 1503 में। और चौथा वंश रहा अरविंदु वंश जो तिरुमल देव राय ने 1565 में स्थापित किया। तुलुप वंश जो तीसरा वंश है इसी के एक बहुत ही महान नायक या मैं कहूंगी महान राजा हुए कृष्णदेव राय। तो आइए बेटा उनके बारे में जानते हैं और पढ़ते हैं कि उनका शासनकाल किस तरह का था। कृष्णदेव राय तुलुप वंश के तीसरे शासक थे जिन्होंने 1509 से 1529 अपनी मृत्यु तक शासन किया। उनके शासन की चारित्रिक विशेषता थी बेटा शासन का विस्तार, साम्राज्य का विस्तार और उसका सुदृढ़ीकरण। तो विस्तार के लिए उन्होंने सर्वप्रथम 1512 में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का जो क्षेत्र था रायचूर दोआब उसको युद्ध करके उसको हासिल किया। रायचूर दोआब बेटा इन दोनों नदियों के बीच एक तिकोना क्षेत्र है जो रायचूर डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट रायचूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये बहुत ही जिसको मैं कहूंगी फर्टाइल क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है। और इस उपजाऊ क्षेत्र को हासिल करने के लिए विजयनगर साम्राज्य के राजाओं के बीच, शासकों के बीच और पड़ोसी शासकों के बीच हमेशा ही संघर्ष बना रहा। इसके बाद 1514 में उन्होंने उड़ीसा के शासकों का दमन किया, उनसे उड़ीसा हासिल किया। 1520 में उन्होंने बीजापुर के सुल्तान को पराजित किया। तो विस्तारवादी नीति के तहत उनके ये 3 मुख्य कृत्य रहे। आगे हम देखते हैं बेटा कृष्णदेव राय के पुर्तगाली व्यापारियों से भी बहुत अच्छे संबंध थे। इसके बाद उनके शासनकाल में शांति और समृद्धि बनी रही। यहाँ जबकि साम्राज्य जो है वो
अपने पड़ोसी राज्यों के साथ संघर्षरत रहा, लेकिन फिर भी एक शांति का माहौल रहा जिसके तहत राज्य सुदृढ़ होता गया और फलता फूलता चला गया। कृष्णदेव राय ने भव्य मंदिरों और गोपुरमों का निर्माण भी करवाया। गोपुरम मंदिरों के ऊपर जो मुख्य द्वार होता है बेटा, उसका अलंकरण किया जाता था, इन्हें गोपुरम कहते हैं हम। और साउथ के मंदिरों में, दक्षिण भारत के मंदिरों में आपको गोपुरम देखने को मिलेंगे। कृष्णदेव राय का जो शासन काल था वो सिर्फ स्थापत्य कला में ही अग्रसर नहीं था, वो साहित्य की दृष्टि से भी एक बहुत समृद्ध शासन काल माना गया। इसे हम गोल्डन पीरियड ऑफ कन्नड़ लिटरेचर भी कहते हैं, यानी कन्नड़ साहित्य का एक स्वर्णिम काल भी हमें इसे कहते हैं। और कृष्णदेव राय खुद भी एक बहुत अच्छे लेखक थे, साहित्य प्रेमी भी थे, लेखक भी थे। उन्होंने संस्कृत में एक नाटक भी लिखा और तेलुगु भाषा में एक कृति लिखी जिसे हम अमुक्त मलयद के नाम से जानते हैं। इस अमुक्त मलयद में उन्होंने अपनी राजनीतिक जो उनके पहलू थे उसकी विवेचना की है, और इसका सोर्स आपकी बुक में दिया हुआ है, जहां उन्होंने ट्रेड यानी व्यापार की दृष्टि से जो विवेचना है उसको लिखा है। इन्होंने एक उपनगर की स्थापना भी की बेटा अपनी माता के नाम पर, जिसे आज नगलपुरम के नाम से हम जानते। तो ये तो हमने देखा कि कृष्णदेव राय या तुलु वंश के शासनकाल में किस तरीके से जो विजयनगर साम्राज्य है वो अपनी चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे वो स्थापत्य कला हो, या वो प्रशासन और शासन। तो इसके बाद हम धीरे धीरे देखते हैं बेटा कि 1529 में जब कृष्णदेव राय की मृत्यु होती है तो प्रशासनिक ढांचा जो है उसमें एक तनाव उत्पन्न होता है, और सदाशिव राय अपने प्रधानमंत्री राम राय के साथ शासन में आते हैं 1542 में। जिस वक्त सदाशिव राय शासन में आए वो बालकाल में थे, तो राम राय धीरे धीरे शासन को सुदृढ़ करते हुए खुद भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन हासिल कर लेते हैं, और उनकी एम्बिशंस के तहत अपने एम्बिशंस के तहत बेटा वो क्या करते हैं, जो दक्कन के सुल्तान थे और अलग अलग पड़ोसी राज्यों के जो राजा थे उनको आपस में वो उनमें संघर्ष क्रिएट करते हैं, उनको आपस में भिड़ाने का काम करते हैं, जो बाद में जाकर 1565 में विजयनगर साम्राज्य के लिए बहुत हानिकारक साबित होता है, एक युद्ध में, जिसको हम अभी देखेंगे, आगे देखेंगे हम। और बीजापुर के सुल्तान जो थे, इस युद्ध से पहले बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह विजयनगर के जो राजा हैं उनसे मुदगल और अदोनी के किलों की मांग करते हैं, और जो राम राय जो उस समय बहुत ही पावरफुल हो चुके थे विजयनगर में, वो इसे ठुकरा देते हैं। तो हम देखते हैं कि तालीकोटा का युद्ध जो तालीकोटा नामक जगह पर हुआ वो राम राय के बीच और बीजापुर, अहमदनगर, बीदर और गोलकुंडा की जो सम्मिलित संयुक्त सेनाएं थी उनके बीच होता है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये एक नतीजा निकल कर आया, जो रामराय की नीति जो थी, जो सबको वो अपने पड़ोसी राज्यों को, जो राजाओं को भिड़ा रहे थे या उनमें एक संघर्ष क्रिएट कर रहे थे बेटा, उसके कारण अल्टीमेटली ये सारी फोर्सेस जो थी वो कंबाइन होती हैं और कंबाइन होकर लड़ती हैं विजयनगर शासक रामराय के साथ। और तालीकोटा के 1565 में तालीकोटा के युद्ध में रामराय हारते हैं, इनकी हार होती है और हुसैन निजाम शाह द्वारा इनका कत्ल कर दिया जाता है, ये मारे जाते हैं और विजयनगर को बुरी तरह लूटा जाता है। संयुक्त सेनाएं विजयनगर शहर को लूटती हैं, यहाँ तक लूटती हैं कि वो एक खंडहर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और जब विजयनगर एक खंडहर के शहर, एक खंडहर के रूप में रह जाता है, तो आने वाले जो शासक थे सदाशिव राय, वो अरविंदु वंश की जब स्थापना करते हैं
तो विजयनगर से अपनी राजधानी को हटाकर वो पेनुकोंडा ले जाते हैं, जो आज आंध्र प्रदेश में है। और पेनुकोंडा के बाद जो राजधानी है वो चंद्रगिरी बदल दी जाती है, और चंद्रगिरी विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी है, वो अंतिम शासक जो थे तब तक चंद्रगिरी, जो आज आंध्र प्रदेश में है, वो यहाँ की राजधानी बनी रहती है। तो आइए बेटा हम देख लेते हैं चित्र पे, मानचित्र में विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी विजयनगर थी सर्वप्रथम, फिर वो पेनुकोंडा बनी, और पेनुकोंडा से बाद में वो चंद्रगिरी चली गई। तो ये पूरे शासनकाल को, 300 के वर्ष के शासनकाल को अगर हम देखें तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां रही विजयनगर, पेनुकोंडा और चंद्रगिरी। तो आशा करती हूँ विनोद सर मेरी बात बच्चों तक पहुंची होगी। जी मैम, अगर कोई बिल्कुल। डाउट हो तो थोड़ा सा विद्यार्थी जानना चाह रहे हैं मैम जी। कि बहुत संक्षेप में नायक, अमरनायक और जो एकता प्रणाली है उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहे थे कुछ विद्यार्थी। ओके, तो बेटा नायक और अमर नायक, अगर हम प्रशासनिक व्यवस्था को देखें तो नायक और अमर नायक ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है विजयनगर साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण में निभाया है। तो नायक जो होते थे वो सैनिक हुआ करते थे, और जो अमर नायक थे वो सैनिक कमांडर हुआ करते थे। तो ये 1 नंबर का प्रश्न भी आपको आता है कि अमर नायक कौन थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया अपने सेशन में कि अमर नायक जो होते थे बेटा, उन्हें अलग अलग क्षेत्र रायों द्वारा या राजाओं द्वारा दे दिए जाते थे, और वो उन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखते थे। तो ये कैसे इंपॉर्टेंट है, विजयनगर साम्राज्य अगर आप देखें बेटा तो एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य है। तो इसमें एक विजयनगर शहर या कैपिटल राजधानी से उसको संभालना इतना आसान नहीं था। तो छोटे छोटे क्षेत्र जो थे उनमें बांट दिया गया था प्रशासनिक दृष्टि से, और उन्हें सैनिक कमांडरों के अधीन या अमर नायकों के अधीन कर दिया गया था। ऐसा ही दिल्ली सल्तनत जो थी वहां पर हम देखते हैं कि एकता प्रणाली में भी ऐसा ही किया गया था कि जो पूरे जो शासन का जो एरिया था बेटा सल्तनत का, उसको अलग अलग ऑफिसर्स में कहूंगी या अलग अलग अधिकारियों के क्षेत्र में दे दिया गया था, के अधीन कर दिया गया था, और वो अधिकारी उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखते थे, वहां से राजस्व इकट्ठा करते थे, और वो राजस्व इकट्ठा करके सुल्तान या राजा के पास पहुंचाया। तो मैं जी मैम। समझती हूँ ये क्लियर होगा। सर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो। जी मैम, जहाँ तक बहुत अच्छा बताया आपने। जहाँ तक एकता प्रणाली की बात है तो सबसे पहले जो हम दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं तो दिल्ली सल्तनत के एक बहुत प्रसिद्ध सुल्तान हुए गुलाम वंश के, इल्तुतमिश। तो 1226 ईस्वी में सबसे पहले एकता प्रणाली को उन्होंने शुरू किया था, और एकता प्रथा के अंतर्गत सैनिकों या जो राज्य के अधिकारी होते थे उनको वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। ठीक है मैम, बहुत सुंदर। तो ओवर बेटा टू यू। आइए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि इस राज्य का पतन कैसे हुआ। तो ये जो 1565 का तालीकोटा का या राक्षसी तांगड़ी का जो युद्ध था बेटा, ये राक्षसी और तांगड़ी ये 2 गांव थे वहां, इसीलिए इसको राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, जहां पर ये युद्ध लड़ा गया। तो जो तालीकोटा का 1565 का युद्ध था बच्चों, वो एक निर्णायक युद्ध बन गया, क्योंकि इससे तुलुव वंश का जो शासन था वो बहुत कमजोर हुआ। विजयनगर साम्राज्य को लूटा गया, और लूटने के बाद आगे जो अरविंदु वंश आया, जो चौथा वंश था, अरविंदु वंश के जो शासक थे जिन्होंने पेनुकोंडा से और चंद्रगिरी से शासन किया, वो फिर साम्राज्य को उस सुदृढ़ीकरण पर नहीं पहुंचा पाए जहां तक कि तुलुव वंश के राजाओं ने पहुंचाया था, या कृष्णदेव राय ने जहां तक उसको पहुंचाया था। तो धीरे धीरे राज्य पतोन्मुख होता चला गया, और हम देखते हैं कि 18वीं शताब्दी, 17वीं 18वीं शताब्दी तक आते आते राज्य का पतन। यहाँ पर हम जानेंगे बेटा कि क्या जो
विजयनगर साम्राज्य के पड़ोसी राज्य थे जो दक्कन सल्तनत था, क्या उसके साथ जो हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य था, वो एक हिंदू नगर साम्राज्य था, क्या उनके रिश्ते हमेशा ही शत्रुतापूर्ण रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं था। उनमें बाउंड्री लाइंस को लेकर, क्षेत्रों को लेकर, या फर्टाइल सॉइल, या मैं कहूंगी उपजाऊ क्षेत्रों को लेकर, या बंदरगाहों को लेकर, क्योंकि व्यापार बहुत महत्वपूर्ण था इस साम्राज्य में, इनको लेकर आपस में संघर्ष तो जरूर हुए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहा। In spite of their religious differences, the relationship between the sultans of the Deccan and the rayas of the Vijayanagar was not always hostile. कृष्णदेव राय ने सल्तनतों में सत्ता के कई दावेदारों का समर्थन किया। जब उनमें आपस में संघर्ष हुआ, विद इन द डेक्कन सल्तनत जब संघर्ष रहा, तो कृष्णदेव राय ने मध्यस्थता करते हुए कई दावेदारों का समर्थन भी किया था। बीजापुर के सुल्तान ने कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात विजयनगर में उत्तराधिकार के विवाद को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप किया था। तो हम देखते हैं कि वो एक दूसरे के स्थायित्व को निश्चित करने के लिए दक्कन के सुल्तान और विजयनगर साम्राज्य के शासक बेटा आपस में हमेशा एक दूसरे की समय समय पर मदद भी किया करते थे और स्थायित्व निर्धारित करने के लिए इच्छुक भी रहते थे। तो आज हम इस विजयनगर के पतन के बाद हम आते हैं बेटा आपके क्विक रिकैप पर, और देखें हमारी बात आप तक कितना पहुंच पाई है। इसके लिए मैं विनोद सर आपको जी मैम आमंत्रित करती हूँ। जी मैम, शुक्रिया। तो विद्यार्थियों, क्विक रिकैप का ये पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 15वीं शताब्दी में उड़ीसा के शक्तिशाली शासक वंश को किस नाम से जाना जाता था? 15वीं शताब्दी में उड़ीसा के शक्तिशाली शासक वंश को किस नाम से जाना जाता था? ए अशुपति, बी नरपति, सी गजपति और डी सुरातृण। बेटा जल्दी जल्दी आंसर कीजिए अगर आप हमारी बात को समझ पाए हैं तो। जी सर। कई बच्चे आंसर्स दे रहे हैं बी, कुछ ने ए दिया है और कुछ बच्चे डी भी आंसर दे रहे हैं, और बहुत कम बच्चों के आंसर्स इसमें सी आ पा रहे हैं क्योंकि बहुत करीब करीब शायद नाम है। तो इस वजह से निकिता राजपूत ने सही उत्तर दिया है, सीमा शर्मा ने भी सही उत्तर दिया है, प्रिया कुशवाहा ने सही उत्तर दिया है। तो मुझे लगता है हमें राइट आंसर डिक्लेयर कर देना चाहिए। जी बेटा इसका सही उत्तर है गजपति। तो उड़ीसा के जो शासक थे बेटा, उन्होंने अपने आप को गजपति भी कहा, गजपति की उपाधि उन्होंने धारण की, और गजपति का अर्थ होता है हाथियों के स्वामी। गज यानी हाथी एंड पति शब्द लिया गया है स्वामी के लिए, तो गजपति हाथियों के स्वामी। तो अगला प्रश्न बेटा आपकी स्क्रीन पर है। जी मैम। प्रश्न 2, राजा कृष्ण देव राय की कृति अमुक्त मलयद, राजा कृष्ण देव राय की कृति अमुक्त मलयद किस भाषा में है? ए तमिल, बी संस्कृत, सी कन्नड़, डी तेलुगु। बच्चों से आंसर सब सेकंड वाले क्वेश्चन के एक्सपेक्टेड है, फर्स्ट से आगे आ जाइए जल्दी से जल्दी। बेटा सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चों, फटाफट आंसर कीजिए। हिमानी राणा ने उत्तर दिया है डी, साहिबा ने उत्तर दिया है डी, साहिबा ने उत्तर दिया है डी, उसके साथ ही साथ अजीत ने उत्तर दिया है डी। जी राघव झा डी। तो जल्दी से आंसर्स हम डिक्लेयर करते हुए आगे बढ़े। बच्चों के बहुत तेजी से आंसर्स आने चालू हो गए हैं। हाँ बेटा ये तेलुगु भाषा में था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक कमांडर कौन थे? ए नायक, बी राय, सी सुल्तान, डी अमर नायक।
बच्चों प्रश्न नंबर 3 का उत्तर देना शुरू करें फटाफट। प्रश्न नंबर 3 के उत्तर आना चालू हुआ है। डी दिया है आंसर राकेश ने, प्रशांत कोहली ने, और बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं कुछ कुछ। वेरी गुड, वेरी गुड। जी मैम। आंसर्स बच्चे दे पा रहे हैं। कामिनी बजाज ने उत्तर दिया है डी, प्रगति गोयल ने उत्तर दिया है डी, और काफी कुछ सलीम खान, संतोष उत्तर दिया है डी। तो चलिए एक बार आंसर के पर्दा जी हटाया जाए। जी हाँ, डी इसका सही सही आंसर, उत्तर है अमर नायक। जी हाँ। तो आइए बेटा हम चौथे प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट विद्यार्थियों, तमिलनाडु में चिदम्बरम स्थित मंदिर के गोपुरम में यह किसकी प्रतिमा है? जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि तमिलनाडु में चिदम्बरम स्थित मंदिर के गोपुरम में यह किसकी प्रतिमा है? ए सदाशिव राय, बी कृष्णदेव राय, सी नरसिंह राय, डी राम राय। फोर्थ का आंसर बच्चों आना चालू होना चाहिए। बच्चे तीसरे आंसर्स में बेटा आपको एक हिंट दे रही हूँ, क्लू दे रही हूँ इस प्रश्न के लिए। आपने तुलु वंश के एक बहुत ही महान राजा के बारे में हमने बात की। एक छोटा सा हिंट आपको दे दिया है मैंने। प्रिया कुमारी ने सही उत्तर दिया है, सुजांती ने सही उत्तर दिया है, नेहा जांगड़ा ने उत्तर दिया है बी, और एक ने बच्चे ने तो 4 बार बीपीपी लिखा है, वो इतना श्योर है, अमित कुमार। अंशु सिंह, निशा यादव, तरुणा सिंह, सबके उत्तर आ रहे हैं, तो हमें उत्तर सही डिक्लेयर कर देना बेटा चाहिए। सही उत्तर है कृष्णदेव राय। और तेनालीराम हम सबको याद है जो इनके दरबार में थे। तो आइए बेटा अब हम देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या जाना और क्या समझा। तो सर्वप्रथम हमने देखा विजयनगर साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति को। ये माइंड मैप आपके सामने है। इसमें हमने पढ़ा तुंगभद्र कृष्ण 2 आब जो इसकी भौगोलिक स्थिति है, जहां ये स्थित था। फिर इसके बाद हमने जाना कि ये ग्रेनाइट की जो पहाड़ियां हैं वो इसे करधनी की तरह घेरती हैं विजयनगर शहर को। फिर हमने देखा हम्पी की खोज जो कॉलिन मैकेंजी द्वारा की गई। फिर हमने जाना वो स्रोत जिनसे हमने विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी हासिल की। उनमें थे भग्नावशेष, विदेशी यात्रियों का विवरण, साहित्य, उस समय के लिखे गए अभिलेख और पुरातात्विक खोज। फिर हमने जाना बेटा प्रशासनिक व्यवस्था वहां की, जिसमें थे राय के अंतर्गत हमने जाना शासकीय वंश कौन कौन से थे, संगम वंश, सुलभ वंश, तुलुव वंश और अरविदु वंश। और तुलुव वंश के अंतर्गत हमने पढ़ा राजा कृष्णदेव राय को और उनकी विस्तार और सुदृढ़ीकरण की नीति को, तथा विजयनगर साम्राज्य पूर्ण रूप से किस तरह अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा और किस तरह इस साम्राज्य का पतन हुआ। तथा प्रशासनिक व्यवस्था में हमने समझा नायक और अमर नायक को। तो बेटा आइए अब हम आगे चलते हैं और असाइनमेंट पे आते हैं। यहाँ आप अपने सब्जेक्ट टीचर्स के साथ मिलकर इस असाइनमेंट को आप करेंगे। पहला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली का विस्तृत विवरण दें। तो आपने अमर नायक प्रणाली के बारे में यहाँ पे लिखना है, और अमर नायक प्रणाली यानी सैनिक कमांडर्स के बारे में। दूसरा है बेटा पिछली 2 शताब्दियों में हम्पी के भग्नावशेषों के अध्ययन में कौन सी पद्धतियों का प्रयोग किया गया है। यहाँ भग्नावशेष शब्द को मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। भग्नावशेष होता है बेटा जब भी किसी चीज की रूइंस, यानी वो अब हमें पूर्ण रूप से वो चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन उनकी जो रिमेन्स रह गए हैं आज की डेट में वो है। तो ये अवशेष का अर्थ है रिमेन्स। तो भग्नावशेष का अध्ययन में कौन सी पद्धतियों का प्रयोग किया गया है। तो इसमें कॉलिन मैकेंजी की सोर्सेस को और कॉलिन मैकेंजी का जो रोल था, इसको थोड़ा सा आधार बनाते हुए आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे। डिफरेंट सोर्सेस फ्रॉम विच वी गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द विजयनगर एम्पायर। थर्ड क्वेश्चन है बेटा कॉलिन मैकेंजी कौन थे।
भारतीय इतिहास में उनका क्या योगदान है। तो अगर आप अपनी किताब से लें तो सोर्स एक में कॉलिन मैकेंजी के बारे में विस्तार से दिया गया है, और सेशन में हमने डिस्कस करते हुए ये बताया कि उन्होंने किस तरह 1800 में विजयनगर पर प्रकाश डालते हुए उसकी खोज की, और दुनिया के सामने वो एक बहुत ही भारत दक्षिण भारत के एक बहुत ही, मैं कहूंगी, प्रभावशाली साम्राज्य के इतिहास को लोगों के सामने लाए। तो इसको आधार बनाते हुए आप इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। आगे आते हैं बेटा, तो आज के हम प्रोजेक्ट वर्क पर आते हैं। और ये प्रोजेक्ट वर्क, जैसा कि आप जानते हैं, आपको कुछ करने और सोचने के लिए बाध्य करता है। तो आपका प्रोजेक्ट वर्क आपके सामने है। राजा कृष्णदेव राय द्वारा अपनाई गई शासन की सुदृढ़ीकरण की नीति हमेशा से किसी भी देश की समृद्धि के लिए सहायक रही है। भारत की तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में उपरोक्त कथन की विवेचना करें। राजा कृष्णदेव राय को आपने इस सेशन में समझा, उनकी विस्तार की नीतियों को समझा, उनकी सुदृढ़ीकरण की नीतियों को समझा। You have understood about the administration during the Raja Krishnadev Rai's regime. Then you have understood about how he conquered other states and followed the expansion of his empire, I should say. तो इसको आप आधार बना लेंगे। इसको आधार बनाते हुए आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अपने राज्य को समृद्धि तक पहुंचाया। और अब आप आएंगे भारत की तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए, आप देखेंगे कि जो हमारे पड़ोसी राज्य होते हैं बेटा, उनके साथ हम आइसोलेशन में नहीं रह सकते हैं। उनके साथ हम संघर्षरत होते हुए भी हमें उनके साथ कुछ नीतियां अपनानी पड़ती हैं, चाहे वो सांस्कृतिक नीतियां हो, चाहे शांति की नीतियां हो। इस तरह की नीतियों से हम एक रिलेशनशिप अपने पड़ोसी राज्यों के साथ बनाते हैं, अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ बनाते हैं। तो आज की परिस्थिति में हम किस तरह से जो राजा कृष्णदेव राय की नीतियां थी वो खरी उतरती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने विचार व्यक्त करेंगे। यू आर फ्री टू गिव योर ओन थॉट्स कीपिंग इन व्यू द रूल ऑफ राजा कृष्णदेव राय। तो ये बेटा आपका रहा। तो विनोद सर, हरिता मैम, आशा करती हूँ आज का सेशन बच्चों को समझ में आया होगा, बच्चों तक पहुंचा होगा, मेरी बात पहुंची होगी। अगर कोई डाउट बच्चों का है तो प्लीज हम उसको लेते हैं। मैम, जिस तरह से समकालीन परिस्थितियां जो है इसके संदर्भ में है, वैसी ही समकालीन परिस्थितियां हमारी क्लास के संदर्भ में भी है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो बेटा मैं यहीं पर आज का हम सेशन एंड करते हैं, लेकिन एक बार मैं आपको सेशन को और दोहरा देती हूँ ताकि आप समझ सके कि माइंड मैप के तहत आप देख सके कि आपने इस सेशन में क्या क्या समझा। तो इस सेशन में बेटा हमने विजयनगर के बारे में पढ़ा। हमने जाना कि विजयनगर की भौगोलिक स्थिति क्या थी। फिर हमने ये जाना कि विजयनगर की जो दो प्रमुख नदियां हैं वो कौन सी थी, कृष्णा नदी और उसकी सहायक नदी तुंगभद्र। हमने जाना कि विजयनगर में 4 वंशों ने शासन किया, जो थे संगम वंश, सुलभ वंश, तुलुक वंश और अरविदु वंश। हमने राजा कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ा और हमने उनकी विस्तारवादी और सुदृढ़ीकरण की नीतियों को समझा और जाना कि वो तुलुक वंश के शासक थे। इसके साथ साथ हमने ये जाना कि किस तरह 1565 का तालीकोटा का जो युद्ध था वो एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ और विजयनगर साम्राज्य इस युद्ध के बाद किस तरह उस शहर को, विजयनगर शहर को एक भग्नावशेष में बदल दिया गया, जो कंबाइंड फोर्सेस थी दक्कन सल्तनत की उनके द्वारा। और हम देखते हैं कि आगे आने वाला जो अरविदु वंश था वो उस तरह से सुदृढ़ीकरण को स्थापित नहीं कर पाया।
बहुत ही अच्छा धीरे सेशन धीरे है प्रज्ञा मैम, बहुत अच्छा सेशन रहा साम्राज्य का और अंत वक्त हुआ। की डिमांड जी है। जी। जी, तो हम आगे तो बढ़े अगली स्लाइड में और अ, जल्दी। जी हाँ, तो यहाँ हम इसका एंड करते हैं। और एंड करते हुए बेटा, अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप बिल्कुल चैट बॉक्स में पूछिए। आपके डाउट्स हम इस वक्त क्लियर करेंगे। और साथ ही साथ मैं आप सभी यूट्यूब पे शिक्षकों और बच्चों का धन्यवाद करती हूँ, जो हमारी बात को, जिन्होंने इतने ध्यानपूर्वक सुना और हमारे साथ पूरे सेशन में बने रहे। और साथ के साथ मैं टेक्निकल टीम का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इस सेशन को एक सक्सेसफुल सेशन बनाने में हमारी मदद की। और मैं अपने सभी इतिहास से जुड़े साथियों का भी धन्यवाद करती हूँ, जो मेरे साथ इस सेशन में रहे और समय समय पर जिन्होंने अपनी बहुत ही बहुमूल्य विचार में हमारे सामने रखे और बच्चों तक पहुंचाए। तो थैंक यू, धन्यवाद सबका। चैट बॉक्स में बेटा आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। जो हमारी अगली क्लास है वो 21 तारीख को मंडे को 10 बजे होगी। और जो गूगल फॉर्म है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बच्चों से पुनः आग्रह है, अनुरोध है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल लिंक पर जाकर फटाफट गूगल लिंक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं, उनका उत्तर दें और हमें सबमिट करें, ताकि हम अगले आने वाले सेशन पे आपका नाम रिफ्लेक्ट कर पाए यहाँ पर। और आप प्रथम 10 कंटेस्टेंट्स, या मैं कहूंगी उन बच्चों में बने जो कि इसका सही उत्तर देते हैं। धन्यवाद, एक बार पुनः धन्यवाद सबका। थैंक यू।